सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे संसदीय गतिरोध पर, समझने का प्रयास करेंगे आखिर सरकार और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने क्यों खड़े। हम समझेंगे कि आखिर हाल ही में सरकार के द्वारा जो कृषि विधेयक लाए गए थे उनको लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ। तो हम समझेंगे कि आखिर किन संसदीय नियमों के लिए विपक्ष लड़ रहा है, उसकी क्या क्या मांगे हैं और क्यों विपक्ष का ये कहना है कि सरकार जिस तरह से इस समय विधेयकों को पास करवा रही है वह लोकतंत्र की हत्या है। आपको पता है कि सरकार और विपक्ष में गतिरोध बना हुआ है। 8 सांसदों को एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं पूरा जो विपक्ष है वह सरकार के खिलाफ लामबंद हो गया और इसके पीछे कारण ये है कि विपक्ष को लगता है कि कुछ संसदीय नियम और परंपराएं हैं जिनका पालन सरकार ने नहीं किया है और एक ऐसे विधेयक को पास किया है जिसको लेकर देश में पूरे विरोध हो रहा है। तो समझेंगे आखिर पूरा ये मुद्दा क्या है और इस टॉपिक को डिस्कस करते समय हम इसमें कई चीजों पर बात करेंगे, जैसे ध्वनि मत से प्रस्ताव को पास करवाना कितना सही और कितना गलत है। ये भी समझेंगे आखिर उपसभापति के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है इसके क्या क्या नियम हैं। वहीं समझेंगे कि बार बार जो विपक्ष है वह एक चीज का जिक्र कर रहा है और वह है संसदीय समितियां। तो संसदीय समितियों की भूमिका को भी हम डिस्कस करने का प्रयास करें। ये जो टॉपिक है आपके पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आइए हम इसको समझना प्रारंभ करते हैं। विधेयक किसी विधायी प्रस्ताव का प्रारूप होता है, अर्थात जो हम विधेयक है देखते हैं वह क्या है, कोई विधायी प्रस्ताव है जिसे कई चरणों से पास करके अधिनियम बनाया जाता है। अर्थात जब वो कानून बनता है तो कानून वो डायरेक्ट नहीं बन जाता, वह एक प्रस्ताव है जिसको पहले मंत्रिमंडल के सामने लाया जाता है, फिर सदन एक एक करके दोनों सदनों में लाया जाता है, फिर वह पास होता है, जो राष्ट्रपति होते हैं वह उसकी अनुमति देते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है वो अधिनियम बनता है। तो कुल मिलाकर जो विधेयक है वो क्या होता है, एक विधायी प्रस्ताव है और वह प्रस्ताव अगर असफल हो जाता है तो वह क्या हो जाएगा, विधायी जो प्रस्ताव है वह अधिनियम नहीं बन पाएगा, वह कानून नहीं बन पाएगा। देश के हित में सरकार यदि कोई नया कानून बनाना चाहती है या किसी पुराने कानून में आवश्यकता अनुसार संशोधन करना चाहती है तब विधेयक एक प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता है। जो विधेयक है उसको इंग्लिश में बिल के नाम से हम बोलते हैं, जानते हैं। तो जो विधेयक या बिल होते हैं सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने विचार विमर्श के लिए लाए जाते हैं, जहां इसमें क्या जोड़ना है क्या घटाना है इस पर निर्णय लेता है मंत्रिमंडल। अर्थात यह सार्वजनिक नहीं होते, मंत्रिमंडल इसको सोचता है कि आखिर इसमें क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, जिससे वह जो विधेयक या बिल है उसका उद्देश्य
उद्देश्य पूरा हो सके। इसके बाद अर्थात मंत्रिमंडल के विचार विमर्श करने के बाद इसके बाद जो विधान संबंधी प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ होती है, जिसके अंतर्गत प्रस्ताव या विधेयक संसद के किसी भाग अर्थात राज्यसभा या लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। विधेयक के जो प्रभारी सदस्य के लिए अर्थात जो विधेयक को लेकर आ रहे हैं तो विधेयक के प्रभारी सदस्य के लिए विधेयक को पुनः स्थापित करने हेतु सभा की अनुमति लेनी होती है। अर्थात अनुमति का मतलब है कि वह सूचित करेंगे कि वह इस प्रकार का विधेयक लेकर आ रहे हैं और जब उनको क्या होगा अनुमति मिल जाएगी तो क्या करेंगे विधेयक को प्रस्तुत कर देंगे। और यह जो विधेयक को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया है इसको बोला जाता है विधेयक का प्रथम चरण या विधेयक का प्रथम वाचन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम चरण या प्रथम वाचन में क्या होता है तो यहां पर क्या किया गया है विधेयकों को प्रस्तुत किया गया। और विधेयक जो प्रस्तुत किया गया किस रूप में होगा, वह प्रस्ताव के रूप में होगा। विधेयक पुनः स्थापित किए जाने के पश्चात संबंधित सभा अर्थात चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो वहां पर जो पीठासीन अधिकारी होंगे, जैसे अगर हम देखें तो राज्यसभा के संदर्भ में सभापति, लोकसभा के संदर्भ में जो अध्यक्ष होंगे वह क्या करेंगे, वह इस कहेंगे कि यह जो जांच तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु इसे संबंधित समिति के पास भेजा जा सकता है। अर्थात जैसे मैं आसान शब्दों में समझाऊं कि मान लीजिए आप जो है कि एक सांसद हैं, सरकार के भाग हैं अर्थात आम मंत्री हैं। आप कोई विधेयक लेकर आए तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सदन को सूचित करेंगे आप विधेयक लेकर आना चाहते हैं, फिर आपको अनुमति मिलेगी, आप क्या करेंगे अपना विधेयक रखेंगे। तो जो आप विधेयक रखेंगे तो अब वो आपने मान लीजिए राज्यसभा में रखा है तो पीठासीन अधिकारी ये कह सकता है कि अब क्या किया जाए, इसको किसी समिति के पास भेजा जाए। यदि किसी विधेयक को स्थायी समिति को भेजा जाता है तो समिति अर्थात जिस समिति के पास उसको भेजा जाए तो समिति उस विधेयक के आम सिद्धांतों और खंडों पर विचार कर उस पर अपना प्रतिवेदन देती है। समिति क्या करती है, विशेषज्ञों की भी राय ले सकती है। जैसे कि आपने प्रस्तुत किया और फिर सभापति ने कहा कि इसको समिति के पास भेज दिया जाए, तो समिति क्या करेगी, उस पर जो है कि विचार करेगी। उसको जब जरूरत लगेगी कि हमें एक्सपर्ट्स की भी जरूरत है तो उनसे भी वो उसको डिस्कस करेगी और उसके बाद क्या करेगी, वो अपना रिपोर्ट देगी। इसके बाद विधेयक का जो है द्वितीय चरण क्या होता है, प्रारंभ होता है। इसके दो चरण होते हैं अर्थात जो द्वितीय वाचन होता है उसके भी दो चरण होता है। पहला अभी तक क्या हो चुका है, विधेयक प्रस्तुत हो गया है, समिति के पास भेजा जा चुका है या नहीं भी भेजा जा चुका है, तो वो क्या होगा, समिति के पास जब भेज दिया जाएगा तब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर नहीं भेजा गया है तो क्या हो, सदन में प्रस्तुत है। इसके बाद विधेयक का क्या होता है, द्वितीय वाचन प्रारंभ होता है। इसके दो चरण, पहला चरण क्या है, विधेयक पर सभा में सामान्य चर्चा प्रारंभ हो जाती है और इस दौरान विधेयक को प्रवर समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भी विधेयक सौंपा जा सकता है। अर्थात मान लीजिए विधेयक को लाया गया और सदन ने कहा कि इसको क्या किया जाए, प्रवर समिति के पास या दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास इस विधेयक को भेजा जाए। दूसरे चरण में विधेयक या प्रवर समिति या संयुक्त समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित रूप में विधेयक जैसा भी हो खंडवार विचार विमर्श किया जाता है। अर्थात यह जो विधेयक है तो पहले मैंने क्या किया कि मैंने आपको बताया कि जब प्रस्तुत किया गया तो हो सकता है पीठासीन अधिकारी ने कहा समिति को भेज देते हैं, या हो गया ये हुआ कि चलिए विचार विमर्श करते हैं। और विचार विमर्श में ये हुआ कि अगर अब समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तो उस पर हम क्या करें, डिस्कशन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, खंडवार विचार करते हैं, अर्थात जितने उसके भाग हैं सब पर हम बात करते हैं। जब ये बातचीत हो रही है संसद में तो ये क्या मतलब है, डिस्कशन हो रहा है। जो विपक्ष है वह अब सरकार से प्रश्न पूछेगा और सरकार क्या करेगा, स्पष्टीकरण देगी। तो इस दौरान विधेयक के प्रत्येक खंड पर चर्चा होती है और संशोधन भी प्रस्तुत किए जाते हैं। मान लीजिए कोई सदस्य कहता है कि नहीं ये वाला नियम ठीक नहीं है, सरकार कहती है ठीक है ये वाला आपका जो नियम हम इसको मान लेते हैं, तो संशोधन भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कि किसी खंड पर प्रस्तुत किए गए परंतु वापस नहीं लिए गए संशोधनों को सभा द्वारा संबंधित खंड का निपटान किए जाने से पहले सभा में मतदान के लिए रखा जाता है। अर्थात मान लीजिए हो सकता है सरकार तैयार भी हो, आपने जो विपक्ष ने जो प्रस्ताव दिया नहीं भी हो सकती है, लेकिन अगर तैयार हो जाती है तो उसका वह भाग बन जाएगा, नहीं तैयार होती है तो क्या होगा, गतिरोध का एक कारण बन जाएगा। सभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों द्वारा बहुमत से स्वीकार करने के पश्चात
पश्चात संशोधन क्या होता है, उस विधेयक का अंग बन जाता है। अर्थात अगर मान लीजिए संशोधन जो आपने सुझाए या जो सरकार की तरफ से भी आया उसको अंग बनाना है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, उसका अंग बन। इसके बाद विधेयक का नाम स्वीकृत किया जाता है और द्वितीय वाचन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद तीसरा वाचन प्रारंभ होता है जिसमें प्रभारी सदस्य ऐसा अर्थात जिसने क्या किया था, विधेयक को स्थापित किया था, लेकर आया था संसद के सामने, तो वह प्रभारी सदस्य होता है। तो वह क्या करता है तीसरे वाचन में कि प्रभारी सदस्य कह सकता है कि विधेयक पारित किया जाए। इसके जो बात क्या होगा, सामान्य विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है। अगर विधेयक पारित हो गया तो फिर क्या होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। या फिर यह भी हो सकता है कि एक सभा में ही अगर ऐसा हुआ है तो उसको क्या किया जाएगा, दूसरी सभा में भेजा जाएगा। अगर एक सभा विधेयक को पारित कर देती है तो इसे सहमति प्रदान करने के संदेश के साथ कि हाँ इस एक सभा से इसको पास किया गया है, दूसरी सभा को भेजा जाएगा। तो दूसरी सभा में क्या होगा, वहां पर पूरा स्थापित करने का जो चरण था उसको छोड़कर सभी चरण अपनाए जाएंगे। अर्थात वहां पर भी विकल्प होगा कि समिति को भेजा जा सकता है, उस पर जो है कि संशोधन सुझाए जा सकते हैं, ये सभी चीजें दूसरे वो सदन में भी होगी। वर्तमान समय में जो है कि अब देखिए, अब ये इससे हमें एक चीज पता चला कि जो विधेयक का अधिनियम के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया है ये कई चरणों से गुजरती है। अब हम आते हैं वर्तमान समय। वर्तमान समय में संसद 3 विधेयकों के प्रावधानों तथा उसे पास करवाने के तरीके को लेकर चर्चा में बनी हुई है। ये 3 विधेयक कौन से हैं? यह विधेयक हैं, पहला है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य ब्रैकेट में संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020 है, जिन्हें पिछले सप्ताह लोकसभा द्वारा स्वीकृति दे दी गई थी और जो अब क्या किया गया, इनको राज्यसभा से भी पास करवा लिया गया। तीसरा जो विधेयक है इसको भी क्या है, दोनों सदनों से पास करवा लिया गया है, लेकिन गतिरोध तीनों ही क्या हुआ है, यह जो विधेयक इन पर उत्पन्न हुआ और खास करके राज्यसभा। तीसरा जो विधेयक है इसका नाम है आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2020। तो ये जो विधेयक हैं इनके किन प्रावधानों को लेकर जो सरकार है या जो लोग हैं या फिर जो है कि विपक्ष है उनकी क्या क्या राय है और क्या क्या इसमें लूप होल्स हैं और क्या क्या इसकी खामियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, मैं सभी चीज़ों को एक अलग वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो हम उस पर बात नहीं जाएं। हम यहाँ पर बात करेंगे संसदीय गतिरोध पर और संसदीय नियमों पर। प्रथम जो 2 कृषि संबंधित विधेयकों को राज्यसभा में 20 सितंबर को ध्वनि मत के साथ पारित किया गया और अब जो तीसरा वाला था उसको भी पारित कर दिया गया है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह द्वारा प्रस्तावों पर मतदान कराने से मना करने, ध्यान दीजिए कि जो प्रस्ताव पारित किए जा रहे थे उन पर मतदान कराने से मना करने तथा प्रस्तावों को ध्वनि मत के साथ पारित कराए जाने के बाद विपक्ष ने क्या किया है, जोर शोर से इसका विरोध प्रारंभ कर दिया। अर्थात यह जो तीनों कृषि विधेयक थे इसमें से खासकर 2 का अगर हम जिक्र करें तो जब वो राज्यसभा में प्रस्तुत किए गए तो राज्यसभा में यह कहा गया विपक्ष के द्वारा इस पर मतदान करवाया जाए। तो मतदान अगर करवाया जाता तो स्वाभाविक है जब क्या होता, सरकार के पास मेजोरिटी होती तो ही क्या होता, वह पास हो पाता। तो यहाँ पर यह कहा गया मतदान नहीं करवाया जाएगा और जो उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं उन्होंने कहा इसको ध्वनि मत से पारित करवाया जाए और इसके कारण जब ध्वनि मत से पारित करवाया जाता है तो विपक्ष की जो भूमिका होती है वो काफी सीमित हो जाती है और इसी के कारण विपक्ष क्या हो गया, गुस्सा हो गया, नाराज हो गया और उसमें कई प्रकार की चीजें देखने को हमें मिली। विपक्ष ने जहां इसे लोकतंत्र एवं संसदीय नियमों की हत्या बताया, वहीं सरकार का कहना है उसने सभी नियमों का पालन किया है और बहुमत के आधार पर ही विधेयकों को पारित किया। तो अब देखिए बहुमत कैसे सिद्ध होगा, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ध्वनि मत में तो प्रक्रिया अलग अपनाई जाती है। अभी मैं बताऊंगा। राज्यसभा, आइए इसको हम समझते हैं। राज्यसभा के कामकाज से संबंधित नियम 252 से लेकर 254 तक में मत विभाजन अर्थात जो वोटिंग होते हैं उसके 4 अलग
अलग अलग तरीकों का उल्लेख किया गया। ये तरीके कौन से कि ध्वनि मत से जो है कि वोटिंग हो सकती है, काउंटिंग वोटिंग हो सकती है अर्थात सब लोग अपना अपना वोट दें, ऑटोमेटिक वोट जो रिकॉर्डर होते हैं उसके माध्यम से मत विभाजन हो सकता है, और साथ ही साथ जो है कि एक मत विभाजन लॉबी में जाकर अर्थात जो लॉबी बनी होती है तो उसमें जो पक्ष में है एक तरफ खड़े हो जाएं, विपक्ष में एक तरफ खड़े हो जाएं, तो उनकी संख्या के आधार पर क्या किया जाता है, मत विभाजन किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी प्रक्रिया मानी जाती है वह कौन सी मानी जाती है, जो काउंटिंग और वोटिंग वाली होती है। तो यहां पर क्या किया गया कि ध्वनि मत से क्या किया गया, इसको पास करवाया। ध्वनि मत में सदन के सभापति या अध्यक्ष द्वारा सदन के समक्ष प्रस्ताव रखते हुए सदन के सदस्यों से हाँ और ना के रूप में अपनी राय देने के लिए कहा जाता है। अर्थात उन्हें बोलना होता है कि हाँ या ना, अर्थात वो सहमत हैं तो हाँ बोलें, सहमत नहीं है तो ना बोलें। ध्वनि मत के आधार पर जब मत का निर्णय होता है तो अध्यक्ष या सभापति तय करते हैं कि प्रस्ताव पारित किया गया अर्थात वो पास हो पाया है या नहीं, अर्थात वह डिसाइड करते हैं। जब वह डिसाइड करेंगे तो विपक्ष की भूमिका क्या हो गई, काफी सीमित हो गई। अब विपक्ष कितना भी चिल्लाए, और खास करके ऐसे समय में जब कोरोना का फेज चल रहा हो और उसके साथ ही साथ कई प्रकार की पाबंदियां हों, तो क्या होता है अपने आप ये जो मुद्दा है ध्वनि मत वाला ये थोड़ा सा संवेदनशील हो जाता है। अब इस तरह से देखिए क्या हुआ कि इसमें तय किसको करना, अध्यक्ष या सभापति को करना है कि जो प्रस्ताव वह लेकर आए थे वह ध्वनि मत से पास हुआ नहीं। अर्थात इसमें ये देखिए कि कोई काउंटिंग नहीं हो रही। ध्वनि मत के माध्यम से समांतर तब विधेयकों को पारित किया जाता है जब उस पर ज्यादा विरोध ना हो और सरकार का बहुमत संबंधित सदन में अर्थात राज्यसभा में अगर बात हो रही है तो राज्यसभा में संबंधित जो दल है उसका क्या हो, बहुमत हो, जिससे सरकार के विधेयक के पास कराने के लिए मताभाव अर्थात मत का अभाव ना हो। कुल मिलाकर अगर ध्वनि मत से पास करवाया जाना तो पहला शर्त क्या है कि वो विधेयक थोड़ा सामान्य प्रकृति का हो, उसको लेकर कोई विरोध ना हो। दूसरा, अगर ध्वनि मत से पास करवाया जाए किसी भी मत से तो उसमें क्या देखा जाएगा, बहुमत देखा जाएगा। तो बहुमत तो तब होती है ना जब सरकार का क्या है, बहुमत हो। जैसे लोकसभा में वर्तमान सरकार का बहुमत है, वहां कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं है। लगभग बीजेपी के जो सदस्य हैं उनकी संख्या लगभग 1/3 है। तो ऐसे में अगर ध्वनि मत से पास करवाया जाता है तो क्या होगा, पूरा जो शक्ति है वो किसके पास आ जाएगा, जो उस समय सभापति होंगे। जैसे कि इस समय राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश जी क्या कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे। तो अब इनको डिसाइड करना है कि वह पास हुआ है कि नहीं किया है। तो दूसरे शब्दों में कहें कि अगर विधेयक को भारी समर्थन मिल सकता हो, उसका कोई विरोध ना होने वाला हो, तो आप ध्वनि मत से पास करवा दीजिए, ये समझ में आता है। लेकिन जब आपके पास पूरा मेजोरिटी ना हो और ऐसे में पूरे देश में उसका विरोध भी हो रहा हो, विपक्ष की कुछ जेन्युइन मांगे भी हों, तब भी या कुछ वो संशोधन चाह रहे हों, लेकिन आप उनको भी ना करते हुए अगर उसको पास कर देते हैं तो ये क्या है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। सर्वसम्मति या अर्थात पक्ष और विपक्ष दोनों अगर तैयार हैं तो इस सर्वसम्मति से यदि ध्वनि मत से विधेयक पर मत विभाजन का विकल्प चुना जाता है तो कोई समस्या नहीं। लेकिन यह विधेयक ऐसे हों जिनका विरोध संसद से लेकर सड़क तक ना हो रहा हो। लेकिन वर्तमान समय में तो क्या हो रहा है कि यह जो विधेयक हैं इनका विरोध क्या है, हम संसद में भी देख रहे हैं, सड़क में भी देख रहे हैं। तो संसद में तो हो सकता है विपक्ष जो है कि क्या कर रहा हो, इस मुद्दे को कैश करने का अपनी तरफ से इसको परिभाषित कर, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं पूरे देश के अलग अलग कोने में कहीं ना छिटपुट रूप में या कहीं संगठित रूप में भी क्या हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसे विधेयकों को ध्वनि मत से पारित करवाना संसदीय परंपरा के अनुकूल नहीं माना जाता। तब तो बिल्कुल भी नहीं जब सरकार के सांसद और समर्थक राजनीतिक जो दल हैं उनमें ही क्या हो, एक मत का अभाव हो। कृषि विधेयक के प्रावधानों को लेकर कई दिनों से विरोध हो रहा है और यह विधेयक कुछ प्रावधानों के कारण विवादित रूप धारण कर चुके हैं। विवादित रूप धारण कर चुके विधेयक को ध्वनि मत से पास करवाना संसदीय नियम या लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं माना जाता। इन विधेयकों के विरोध स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी अकाली दल ने स्वयं को सरकार से पृथक कर लिया है और इसके बाद इसके भी कई सांसद जो कि खुलकर सरकार का समर्थन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अर्थात जो खुद जो बीजेपी की सरकार है उसके सभी सांसदों का जो बिल पावर है वह सरकार के पक्ष में एक ही तरह का दिखाई नहीं दिखा। इससे समझ में आता है कि जो ध्वनि मत से यह जो पास करवाने का नियम था
इसका कहीं ना कहीं यहाँ पर मिसयूज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पास राज्यसभा की लगभग 1/3 सीटें हैं। ऐसे में उपसभापति द्वारा इतने महत्वपूर्ण मसले को ध्वनि मत से पास करवाना समीक्षकों के अनुसार ठीक नहीं है। जो भी मैं कह रहा हूँ मेरा कुछ नहीं है, या तो सरकार का पक्ष है या फिर विपक्ष में के जो आलोचक हैं उनका कहना है। ध्वनि मत द्वारा पास करवाने पर विपक्ष ने कहा है कि इतने हंगामे के बीच उपसभापति द्वारा यह पता लगाना असंभव है कि बहुमत प्राप्त हुआ है या नहीं, और उन्होंने क्या कह दिया, यह विधेयक पास हो गया। विपक्ष ने इस पर अपनी नाराजगी दिखाते हुए राज्यसभा के उपसभापति को हटाने हेतु अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 12 विपक्षी दलों का साथ मिला लिया है और 12 विपक्षी दल एक साथ आ गए। अर्थात इनका कहना है कि अब जो हमारा विश्वास है उपसभापति के प्रति वह नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने संसदीय नियमों का उल्लंघन किया है। विपक्ष ने कृषि विधेयक पर अगले दिन भी चर्चा जारी रखने की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया, जिसके बाद संसद में गतिरोध ज्यादा बढ़ गया। इसकी प्रतिक्रिया में राज्यसभा के सभापति द्वारा विपक्षी सांसदों को नियम 256 के तहत निलंबित कर दिया गया। इसके बाद विपक्ष और भड़क गया और उसने संसदीय मर्यादाओं को ताक पर रखने का आरोप सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। विपक्ष अब इस मुद्दे पर जो है कि राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की डिमांड भी कर रहा है, उनसे मिलने का प्रयास कर रहा है, और साथ ही साथ विपक्ष ने अब क्या किया है, उपसभापति के खिलाफ पेश किया है अपना अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें उसने कहा है कि उपसभापति ने संसदीय परंपराओं, कानूनों, निष्पक्षता के नियमों का उल्लंघन किया है तथा विपक्ष के सदस्यों को अपनी बात कहने का भी मौका नहीं दिया है, और इस तरह से इतने महत्वपूर्ण विधेयक को इस तरह से पास करवाना यह दिखाता है कि अब हम इन पर भरोसा नहीं कर सकते। विपक्ष ने कहा है कि उन्हें उपसभापति पर कोई विश्वास नहीं है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है इसका समर्थन कई दलों ने किया है, जिनका नाम आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। राज्यसभा के उपसभापति 14 दिन पूर्व नोटिस देकर, अर्थात जो राज्यसभा के उपसभापति हैं इनको हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव जो है कि कुछ सदस्यों के बहुमत के द्वारा क्या करना होगा, पारित करना होगा। अर्थात राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनके जो कुल सदस्यों की संख्या है उनके बहुमत से अगर पारित कर दिया जाता है और 14 दिन पहले उनको नोटिस दे दिया गया था तो उनको पद से हटाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 90 में उपसभापति के पद के रिक्त होने, पद त्याग करने और पद से हटाए जाने के बारे में इसका उल्लेख किया गया। कृषि संबंधित इन विधेयकों के संदर्भ में विपक्ष का एक और प्रमुख कारण से नाराज है। तो हमने एक तो देखा यहाँ पर क्या है कि विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला, फिर ध्वनि मत की बात आई उससे पास करो, लेकिन एक और कारण से जो विपक्ष है वो नाराज है और वह है संसदीय समितियों द्वारा इसकी जांच करवाना। विपक्ष का कहना है कि कृषि भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, जिसके संदर्भ में कोई विधेयक लाने और पास करवाने के चरण में उस पर गहन विचार विमर्श होने की आवश्यकता है, और इसमें संसदीय जो समितियां हैं उनकी जो भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए इस पर जो है कि संसदीय समितियों को शामिल करना चाहिए, संसद में लंबे समय तक इस पर बहस होनी चाहिए और उसके बाद ही इसको क्या किया जाना, पारित किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने क्या किया, इसको पारित करवा दिया है। संसदीय समितियां क्या होती हैं? संसदीय समितियां जटिल विशेषताओं के माध्यम से, अर्थात अपनी जो उनकी जो संरचना है, जैसे उसमें कई सदस्य शामिल होते हैं, उनमें अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स को भी वो बुला सकते हैं। तो दरअसल क्या होता है, संसदीय समितियां जो होती हैं वह जटिल मुद्दों पर विचार विमर्श कर संसदीय कार्यों को आसान करती हैं तथा अपनी रिपोर्ट के आधार पर संसद को मुद्दे को समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हम या आप जो है कि कोई सरकार के भाग हैं, हम कोई विधेयक लेकर आए तो उसको क्या होगा, जैसा कि मैंने संसदीय समिति को भेजा जा सकता है। अब संसदीय समिति में जो सदस्य होंगे वो उस पर विचार विमर्श करेंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे। उनको लगता है कि किसी हितधारक, मान ली किसानों से संबंधित मुद्दा, किसानों से बात करना तो किसानों से बात कर सकते हैं, एक्सपर्ट की जरूरत है तो कृषि के क्षेत्र में जिन लोगों ने काम किया उससे कर। तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है कि विधेयक पर डिटेल क्या होता है, डिस्कशन होता है, जो कि काफी अच्छा है। अर्थात गलत कानून या विधि बनने से अच्छा है
है थोड़ा विलंब के साथ जो है कि अच्छा कानून बने। हमारे संविधान में ऐसी समितियों का अलग अलग स्थानों और संदर्भों में उल्लेख आता है, लेकिन इन समितियों के गठन, कार्यकाल तथा कार्य आदि के विषय में कोई संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। इसलिए जो संसद के नियमों के तहत इन्हें क्या किया जाता है, डील किया जाता है या इनको बनाया जाता है, इनको समाप्त किया। प्रश्न आएगा संसदीय समितियां होती क्या है? तो संसदीय समितियों से तात्पर्य ऐसी समिति से है जो सदन के सदस्यों से मिलकर बनती है, जो किसी सदन द्वारा निर्वाचित या नियुक्त होती है, या जिसे किसी सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा नामित किया जाता है। अर्थात ऐसा नहीं होगा विपक्ष कह दे कि हमने संसदीय समिति बना ली, ऐसा नहीं है। ये अधिकार किसके पास है? अध्यक्ष और सभापति के पास। जो अध्यक्ष या सभापति के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करती है, उन्हें अपना क्या करती है? रिपोर्ट देती है। जैसे मान लीजिए सभापति या अध्यक्ष ने कहा कि ये आपको विधेयक दिया जा रहा है, इस पर विचार करके आप हमें रिपोर्ट दीजिए, तो ये क्या होगा? संसदीय समिति, जिसका अपना एक सचिवालय होता है और जिसकी व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को करना होता है। यदि कोई विधेयक स्वचालित, आप जैसे संसदीय समितियों की बात है, तो प्रश्न आएगा क्या कोई विधेयक स्वतः ही जो है कि संसदीय समितियों के पास जाना चाहिए या उसको भेजा जाता है? तो मैंने क्या बताया कि संसदीय समितियों के पास विधेयक स्वतः नहीं जाता है, यह भेजा जाता है। जब यह कब भेजा जाता है? जब संसद में किसी मुद्दे को लेकर गतिरोध होता है, तो अध्यक्ष या सभापति कहते हैं ठीक है, इस पर हम गहन डिस्कशन कर लेते हैं, इसको संसदीय समितियों के पास या प्रवर्त समितियों के पास इसको भेज देते हैं। कोई विधेयक स्वचालित तरीके से संसदीय समिति के पास नहीं जाता, बल्कि वह 3 तरीकों से संसदीय समिति तक पहुंचता है। कौन कौन से तरीके हैं? विधेयक का प्रभारी सदस्य, अर्थात जो विधेयक को लेकर आया है, या चाहे वो मंत्री हो या सामान्य सदस्य हो, वह प्रस्ताव रखता है कि इस विधेयक को प्रवर्त समिति या दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा जांच करवाई जाए, जैसा कि पिछले साल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के संदर्भ में सरकार ने ही किया था। ऐसे ही अगर दूसरा तरीका है कि पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष भी किसी विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजने का अधिकार रखता है। कई बार क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो जो अध्यक्ष हैं या जो पीठासीन अधिकारी हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, संसदीय समिति के पास भेज लेते हैं, वो सभी हमारी जो चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, उनका समाधान कर लेंगे। पिछले लोकसभा के कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने 8 विधेयक संसदीय समिति के पास भेजा था। तो आप समझ सकते हैं कि संसदीय समिति के पास भेजने का अधिकार इनको मिला हुआ। फिर दूसरा क्या, तीसरा विकल्प क्या है? एक सदन द्वारा जब पारित करके विधेयक जब दूसरे सदन में जाता है, तो पारित किया गया विधेयक है वह सदन अर्थात दूसरे सदन, मान लीजिए लोकसभा से पास करके राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा अपनी प्रवर्त समिति को उसको भेज सकता है कि आप पहले इस पर डिस्कशन कर लीजिए, फिर अपनी रिपोर्ट दीजिए, तब हम क्या करेंगे। तो इस तरह से अगर समितियों को इन्वॉल्व किया जाता है तो थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन हाँ, डिस्कशन अच्छा हो जाता है, सबकी जो चिंताएं हैं और साथ ही साथ हर तरह के मुद्दे, उसके डायमेंशंस निकल कर आ जाते हैं। संसदीय समिति विधेयक का परीक्षण करती है, विशेषज्ञों और हितधारकों के सुझाव आमंत्रित करती है और सरकार भी उसके सामने अपना पक्ष रखती है, और इसके बाद क्या होता है, यह जो अपनी रिपोर्ट देती है। आमतौर पर संसदीय समितियों को 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन कभी कभी इसमें समय ज़्यादा लगे, इसीलिए सरकारों का मानना होता है कि नहीं, संसदीय समितियों के पास ना भेजा जाए, क्योंकि विलंब हो सकता है। समिति जब किसी विधेयक पर विचार कर रही होती है, तब वह विधेयक वहीं रुक जाता है। अर्थात जब मान लीजिए कोई विधेयक प्रस्तुत किया, उस संसदीय समिति के पास चला गया, तो जब संसदीय समिति उस पर अपनी रिपोर्ट दे देगी, तभी उस पर क्या होगी, बात कोई आगे बढ़ पाएगी, अन्यथा वह रुकी रहेगी। तो इसीलिए सरकारें क्या करती हैं, संसदीय समितियों को देने से बचती हैं। संसदीय समितियों की रिपोर्ट भले ही अनुशंसात्मक प्रकृति को हो, लेकिन इसका महत्व क्या होता है, काफी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हर सरकार, हर जो है कि दल चाहता है कि संसदीय समितियों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, और ये काफी महत्वपूर्ण है। 1990 के दशक के बाद से जितने भी विधेयक आते हैं और इंपॉर्टेंट विधेयक आते हैं, उसमें हमें संसदीय समितियों की भूमिका दिखाई देगी। तो विपक्ष का यही कहना है कि इतना महत्वपूर्ण मुद्दा, विपक्ष इतना जो है कि अपने पुरजोर तरीके से इसका विरोध कर रहा है। किसान जो है कि सड़क पर हैं, उसके साथ ही साथ जो है कि जो सरकार के समर्थक दल हैं, उन्होंने भी अपने आप को इससे पीछे खींच लिया है। तो सरकार यह ऐसा कैसे कर सकती है कि वो ध्वनि मत से पारित करवा दे, संसदीय समितियों को इन्वॉल्व ना
करें, और तो और जो सांसद सरकार के इन नियमों का विरोध कर रहे हैं उनको संसदीय नियमों और मर्यादा का नाम देते हुए उनको क्या किया जाए, निलंबित कर दिया जाए, लेकिन क्या वो ध्वनि मत से प्रस्ताव को पारित करवा। अगर हम कहें जो 8 सांसद जिनको निलंबित किया गया उन्होंने अगर संसदीय परंपरा और नियमों का उल्लंघन किया है तो उपसभापति के द्वारा भी ऐसा ही किया गया है, फिर उनको भी तुरंत क्या होना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हम नहीं सुनेंगे। कुल मिलाकर 14वीं लोकसभा में 60% विधेयक, 15वीं लोकसभा में 71% विधेयक, 16वीं लोकसभा में 25% विधेयकों को संसदीय समितियों को भेजा गया था। और इस समय भी जो अगर देखा जाए तो कई जो है कि इस वर्तमान लोकसभा में 17 विधेयकों को संसदीय समिति के सामने संदर्भित किया है, लेकिन यह जो विधेयक थे इनका जो प्रभाव है वह पूरे कृषि के साथ साथ पूरी उसी रूप में पड़ सकता है जैसा कि हमने देखा था कि जो मूलभूत सुधार होते हैं किसी क्षेत्र में ऐसे शामिल है। जैसे हम बात करें जीएसटी, नोटबंदी से लेकर अन्य चीज़ों की, तो ठीक इसी तरह से ये भी क्या है, काफ़ी बड़ा व्यापक बदलाव है जिसमें क्या होना चाहिए था, सही तरीके से डिस्कशन करके संसदीय नियमों और परंपराओं का पालन करते हुए विधेयक को पारित करवाया जाना चाहिए था। यही बात है विपक्ष की, और जो आलोचनाएं हुई वो आलोचना और जो समीक्षा हुई वो मैंने आपको बता दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।